सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब तो सूरज भी खड़ा खड़ा थक चुका था, झुकने लगा था। आधा आसमान नीला हो चुका था। शाम होने को थी। ना ही नीलम घर आई थी, ना ही इब्रार साहब। दोनों के मोबाइल भी बंद जा रहे थे। नीलम तो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर जा चुकी थी। दादो, आप आहिल को कॉल करें, उससे कहीं जल्दी आए। साइका ने आंसू साफ करते परेशान होती दादो के कंधे पर हाथ रखते कहा, अरे मेरी मत मारी गई है, पहले क्यों ख्याल ना आया। आहिल को कॉल मिला। दादू ने अपने माथे पर हाथ मारते कहा, ये लें दादू। साइका ने सेलफोन बढ़ाते कहा। हाईवे पर मौजूद पुलिस एएसपी आहिल असरार को वहां देखकर कुछ हैरान थी, मगर वो वहां की चेकिंग करता, ऑर्डर देता, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसका अचानक हाईवे पर आना हाईवे पुलिस के लिए खटके की बात थी। सर, ट्रक में फल ही हैं। ठीक है, जाने दो, आहिल ने मगरूर अंदाज में जवाब दिया। मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ पर घड़ी पर वक्त देखता आहिल चौंक गया। 5:30 हो रहे थे। 5:40 तक वो 3 ट्रक यहाँ से गुजरने थे। क्या? दादो, मैं अभी पहुंचता हूँ। आप फिक्र ना करें। नीलम कहाँ जा सकती है? उसकी सहेलियों के घर के पता करें। आहिल सब भूल भाल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि उसकी मंगेतर कज़न महबूबा वो घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है। आहिल को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। कब वो पुलिस जीप में बैठा और रवाना हो गया, किसी को कानो कान खबर ना हुई। मगर ठीक 5 मिनट बाद वो 3 ट्रक हाईवे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। कराची के मशरिक में 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़या चौकंडी का कब्रिस्तान नेशनल हाईवे N5 कराची तुरखम से गुजरने वाले अफराद की तवज्जो बआसानी अपनी जानिब खींच लेता है। सदियों पुरानी उस तहजीब की आखिरी आरामगाह को देखने के लिए वो यहाँ का रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। 2 किलोमीटर के रकबे पर बसे उस शहर खामोशियाँ का शुमार सिंध के तारीखी विरसों में होता है। यहाँ मौजूद ज़्यादातर कब्रों की तामीर 15वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी तक होती रही। लफ्ज़ चौखंडी के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि इस मुकाम पर जाम मुराद बिन हाजी के नाम से एक मकबरा है, जिस पर लफ्ज़ चौखंडी दर्ज है। इस वजह से चंद माहिरीन का कहना है कि ये जगह का नाम है, जबकि कुछ माहिरीन उसकी वजाहत आर्किटेक्चर के तौर पर भी करते हैं। सिंधी में चौखंडी चार के मायने में आता है, और देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर कब्रें 4 पिलर्स की सूरत तामीर की गई हैं। यहाँ नक्शो निगार से मेज़ीन तकरीबन 600 कब्रें हैं, जबकि सादा की तादाद 1200 के करीब है। यहाँ पर ज़्यादा तेदा से कब्रें वो हैं जो तवातर मंजिला बनी हुई हैं। ये तकरीबन 2.5 फुट चौड़ी, 5 से 8 फुट तक लंबी और 4 से 14 फुट तक ऊंची हैं। इनकी तामीर में पीले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादातर ठट्टा के करीब जंग शाही से मिलता है। नीलम खद्दर्जा परेशानी में उस कब्रिस्तान की तहसीन और आराइश देख रही थी। यहाँ मौजूद कब्रों पर तख्तियाँ नहीं थीं, बल्कि मर्दों की कब्रें घड़सवार सुरमाओं और रस्से से मुनक्किश थीं, जबकि औरतों के जेवरात से। शाम के साए पर फैलाने को बेताब सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब करने को बेकरार थे। एक लंबी मसाफत तय करके अब वो मतलूबा जगह पहुंची थी। पूरे कब्रिस्तान का जायजा लेते तो वो न घबराई, मगर जब ये जायजा मुकम्मल हो गया तो बेचैनी सवार होने लगी। यहाँ वस में एक कब्र छतरी की शक्ल में थी। नीलम उससे काफ़ी करीब खड़ी थी, मतलब तकरीबन कब्रिस्तान के वस से पहुंच चुकी थी। शाम होने के करीब थी। अमूमन इस असारे कदीमा के काबिल दीद असासे को देखने लोग दोपहर में आते थे, मगर अब तो नेशनल हाईवे के मुसाफिर भी गुजरते चले जा रहे थे। ना कुछ चरिंद ना परिंद। स्याह चादर जिसके किनारे पर मेहरून पट्टियाँ लगी थीं, उस पर नीलम की गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही थी। 25 मिनट गुजर चुके थे। उससे लगा खौफ के मारे उसकी सांस बंद हो जाएगी। करीब था कि वो रोती थी। एक पिलर के पीछे छुपी 2 आंखें मुसलसल उसके चेहरे की उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रही थीं। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? कौन सी खता हो गई जो इम्तिहान मेरे नसीब में लिख दिया गया? रब्बे कायनात से एक आम बशर की तरह उसके शिकवे शिकायत भी जारी हो गए थे। वो सेलफोन भी घर छोड़ आई थी। अजीब बेबसी ही बेबसी थी। उसी छतरी नुमा कबर की 2-3 इंच ऊंची सतह के किनारे बैठी बेबसी लड़की की सब्ज आंखें छलक पड़ी थीं। धुंधलाए मंजर को साफ करने के लिए उससे मेरे सी रंगत के नाजुक हाथों से आंखें रगड़ी थीं। जब नज़र स्याह बूटों पर पड़ी, उस उतनी सिक्कत ना थी कि आंखें उठाकर भी देख सकती। उससे गले में गिल्टी सी उभर कर मधुम हुई थी। कदमों की चाप करीब आने लगी, यहाँ तक कि वो उससे 3-4 इंच के फासले पर ठहर गया।
आरज़ू पर झुकी घनी पलकों की बाढ़ लरस से कांपते उठी थी। सूरज डूबने के करीब था और ऐसा लगता था जैसे सूरज उस शख्स की पुष्प पर छुप चुका था। तभी उसके चेहरे की जाने उठती नीलम की निगाह सूरज की किरणों की ताप न लाते झुक गई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। स्याह जीन्स बहुत टाइट थी और स्याह रंग की ही शर्ट जिसके ऊपर लेदर का चमड़ा लगा था और दोनों शानों पर स्याह मोटी चादर कुछ इस तरह डाल रखी थी कि वो पूरी बैग को कवर कर रही थी। नाव के नीचे गन बेल्ट पहन रखा था जिसमें छोटा सा रिवॉल्वर झांक रहा था। वो रोबोट की तरह सीधा खड़ा था। दोनों कदमों के दरमियान दो पलाश का फासला था। नीलम को उसकी नसें अपने झुके सर पर साफ महसूस हो रही थी। नीलम को वो कोई जंगजू लग रहा था। उसका हुलिया भी तो ऐसा था। अचानक उससे झुककर नीलम की शीशे की माने शिफाफ कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ ली। उसे दस्ताने पहन रखे थे इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करती। उसे घसीटता हुआ एक लंबी और चंद मंजिला कबर के पास से आया और जोर से उसे नाहमवार सदा पर पटक दिया। उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। सेल दो अपना। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वो एक घुटने को ज़मीन पर टेके और दूसरा खड़ा किए उसके पास से नीचे बैठ गया। जो अभी तक अपने छिले हाथों में होती जलन पर आंसू बहा रही थी, वो कभी इतनी बुज़दिल न रही थी, मगर आज हालात के पेश नज़र वो खामोश कठपुतली बन चुकी थी। घर पर है, उसे सर झुकाए हकलाते हुए कहा। तुम्हें कहा था ना कि कोई होशियारी मत दिखाना। समझ नहीं आई थी मेरी बात। वो शेर जैसी धार से पूछ रहा था। नीलम खौफ के मारे कब्र से जा लगी, जिसके नक्शो निगार से मेसीन जाली उसकी कमर पर चुभने लगी। हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा, हम भूल गए थे। उससे चेहरा उठाकर जवाब दिया था। मुकाबिल के चेहरे पर अरबी रुमाल बंधा था जो स्याह और सफ़ेद रंग का था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, बहुत ज़्यादा नशीली, हल्के भूरे रंग की। इतनी अजीब चमक थी उनमें कि नीलम को उलझन होने लगी उन्हें देखकर। तुम्हें ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी मेरी जान। उससे नीलम को बाजू से दबोचकर करीब करते कांटदार लहजे में कहा था। नीलम को अपने बाजू की हड्डियां टूटी हुई महसूस हुई। मुकाबिल की निगाह उसके आरज़ू पर बहती शफाफ पानी की नदी पर ठहर गई, मगर गिरफ्त ढीली न की। ऐसा मत कहो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? वो चीख पड़ी, साथ ही जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। मत भूलो वो तस्वीर अब भी मेरे पास है, और तुम्हारे पापा भी अभी तक मेरे मेहमान होने की जीनत बने हुए हैं। उसके सर लहजे पर वो कपकपा कर रह गई। बेबसी के मारे आंसू बह निकले। ये लो, और एएसपी आहिल को बताओ तुम कहाँ हो। उससे एक स्मार्टफोन नीलम की जाने बढ़ाया। हमें नंबर नहीं याद, वो लचती हुई बोली थी। अपने मंगेतर का नंबर नहीं याद? एक बार फिर बासु से खींचे तन से लहजे से पूछा गया। वो रो दी। हमें नहीं याद, हम सच कह रहे हैं। उसकी बात पर मुकाबिल ने एक झटके से उसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो पीछे की जानिब खिसक चुकी थी। लो और बताओ। वो नंबर डायल कर चुका था। नीलम को इस खेल की कुछ समझ ना आई। आहिल, हम चौखंडी के कब्रिस्तान पर हैं। खुदारा जल्दी आ जाए, हमें ले जाए यहाँ से। वो रोते हुए फरियाद कना लहजे में बोली। फोन उसके हाथ से बेदर्दी से झपट लिया गया। देखो यार, मुझे निकलवाना था अपना काम, और वो हो गया है तकरीबन मुकम्मल। मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम थोड़ा ताउन करो तो नुकसान से बच जाओगी। वो भला की नरमी से बात कर रहा था, फिर अचानक गन पैर से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नोजल के गिर्द उंगली फेरते कहने लगा। अपने बाप की हैरियत चाहती हो? नीलम के घबराए चेहरे पर नजर दौड़ाई। उसे जोर जोर से अस्वाद में हिलाया, साथ ही बेबसी से सूखी माइल कुदास लबों से निकलती सिसकी को बामुश्किल रोका था। और चाहती हो कि तुम्हारी तस्वीर ज़ाया कर दी जाए? उसकी बात पर नीलम ने तड़प कर सर को हाँ में जंबिश दी थी। तो फिर एक काम करो। उससे नीलम की सवालिया निगाहों की जानिब देखते कहा। क्या? वो बेसब्री से बोली। भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था और किस धमकी पर बुलाया था। और हाँ, ये भी कि तुम यहाँ किससे मिली थी और क्या बात हुई थी, सब भूलना पड़ेगा, मंजूर है? हाँ हाँ, हम भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। वो जल्दी सटकते हुए कह रही थी। वेल डन। तो नीलम इब्रार, आज तुम शोकिया ये कब्रिस्तान देखने आई थी, और अब रात होने के बायस तुम डर गई हो। तभी एक राह चलते मुसाफिर से दरख्वास्त करके तुमने फ़ोन लिया और अपने मंगेतर को कॉल करके बुलवा लिया। दैट्स इट। उससे बात पूरी करते नीलम की हैरान नस्सों की जानिब देखा। भूलोगी तो नहीं कि तुमने क्या कहना है घर जाकर? वो सर ठहरे लहजे में बोला तो नीलम कपकपा गई। हम यही कहेंगे। वो यकीन दहानी करवाने लगी।
मगर फिर भी मुझे दगाबाजी की सजा के लिए वो तस्वीर अपने पास महफूज रखनी पड़ेंगी। सॉरी जाना। उसने नीलम की ढलकी चादर से झांकती शहद रंग जुल्फों को देखा। नीलम भी उसी की जानिब देख रही थी। उसके हाथ नीलम की तरफ बढ़े थे। वो पीछे को खिसकने लगी थी जब उससे वो स्याह चादर उसके सर पर जमा दी। अजीब अमल था। नीलम ने बेख्तियार उसकी नशीली भूरी आंखों में देखा था, जहाँ एक चमूच सतारी था। उनमें कोई हलचल ना थी, साकित निगाहें। फिर वो उठा और पलट गया। उसके पलटने से कंधों पर फैली स्याह चादर हिली थी और पुष्प पर मजीद फैल गई थी। अजीब हुलिया था उसका। वो सेत में चलता जा रहा था, उससे पलट कर नहीं देखा था। ऊंची ऊंची कब्रों में वो कहाँ गुम हो गया, नीलम जान ही न सकी। आहिर रश ड्राइविंग करता इब्रार हाउस पहुंचा था, जहाँ साइका और दादो की सांस सक रुकी हुई थी। दोनों के चेहरे परेशान उसे मजीद तफ्तीश में मुब्तला कर रहे थे। उससे और साइका ने मिलकर नीलम की तमाम दोस्तों को कॉल्स की, चंद के घर भी पता किया, इब्रार साहब का मोहल्ले में पता किया, मगर दोनों नफूस के बारे में कुछ पता न चल सका। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा जब नीलम की कॉल आ गई। उसकी नम आवाज़ इल्तिजा कर थी। वो आवाज़ आहिल इसरार की तड़प में 10 गुना इजाफा कर चुकी थी। वो एक बार फिर जीप लेकर निकल गया था। दादू और साइका को तसल्लियाँ देता वो जा चुका था। डैशबोर्ड पर पड़ा उसका मोबाइल चीख रहा था, डेक कॉलिंग, डेक कॉलिंग। मगर उसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बस उसे जाना था। वो उससे पुकार रही थी। वो कैसे उसकी नम आवाज़ से कान लपेट सकता था। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, और उससे तो बुराई की राह भी उसी के लिए चुनी थी। उसे ज़िंदगी की हर आसाइश फराहम करने के लिए, उसे पाने के लिए वो किस दलदल में फंस गया था, उसे एहसास ना था। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलो तो नदामत नहीं होती मुझको। ASP Ahil, pick up the phone, bastard. डेक चले पैर की बिल्ली की तरह ड्राइंग रूम में चक्कर लगाता, बार बार एक ही नंबर डायल करता, उससे गालियों से नवाज रहा था। कौमी शाहराह N25। सुबह सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर 3 ट्रक 80 से लेस हाईवे पुलिस से पकड़ लिए और उन ट्रकों के ड्राइवर्स भी गिरफ्तार। उनमें शेरदिल नामी एक नौजवान भी हिरासत में ले लिया गया। बाकी तफसीलात जानने के लिए इंतज़ार कीजिए एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ एंकर ने 2-3 बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के बाद ब्रेक ले लिया था। ASP Ahil इसरार, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। तुम्हारी सजा, तुम्हारी दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिनहाज इसहाक ने एशट्रे पूरी कुव्वत से दीवार की LED में दे मारा। मेरे साथ धोखा, मिनहाज इजहाक के साथ। उस शख्स ने एक पिलर की ओट में होकर देखा। वो अभी तक वहीं बैठी ग्रिया और सहारे में मसरूफ थी। दोनों घुटने जोड़े उन पर सर टिकाए, हो गया काम। कान को फ़ोन लगाए वो बहुत मध्यम आवाज़ से पूछ रहा था। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था जब वो मुत्मिनान से बोला। वेल डन। कॉल डिस्कनेक्ट करते उससे सेल का बैक कवर निकाला, सिम निकाली और 3-4 टुकड़े करके ज़मीन पर फेंकते उस पर अपने बूट मसल दिए। ASP आहिल चौखंडी की कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हो चुका था। उसकी बेकरार आवाज़ सिर्फ नीलम नीलम पुकार रही थी। क्या तड़प थी उस आवाज़ में। अरबी रुमाल लपेटे चेहरे को ढके उस शख्स के होंठ तलही से मुस्कुराए थे। आहिल, आहिल। वो लड़की भी चीखती हुई उठ खड़ी हुई थी। इधर उधर ऊंची ऊंची कब्रों के आर पार घूमते दोनों एक दूसरे को आवाज़ से दे रहे थे। उस शख्स से सर खारिज करते रिवॉल्वर लौट गया। आहिल। नीलम की जानिब उसकी पुश्ती। आखिर को उससे आहिल को ढूंढ ही लिया था। 4-5 फुट के फासले पर खड़ा वो उसकी आवाज़ पर यकदम पलटा था। भागने और आवाज़ लगाने से उसकी हालत दुर्गुधू हो गई थी। चादर का एक सिरा कंधे पर टिका, बाकी सारी चादर ज़मीन को छू रही थी। शायद अंगहीन रेशम की जुल्फें बिखर चुकी थीं। ASP आहिल तड़प कर उसकी जानिब बढ़ने लगा था। उसकी पुष्प पर मौजूद स्याह जंगजू लिबास सेबतन किए उस शख्स से रिवॉल्वर निशाने पर टिका दिया। ठा फिज़ा में चीरती दिलखराश आवाज़ से माहौल की सकूत में पल भर को इर्ताश पैदा किया था। सनसनाती हुई हवा अब थम चुकी थी। लड़की की आंखें बेयकीनी से हद से ज़्यादा फैल चुकी थीं। आंसू बेख्तियार हो चले थे। ढलक ढलक कर थोड़ी से नीचे गिरते वो बेकदरे होने लगे। चादर का आखिरी सिरा भी ज़मीन को बोसा लेते उसे बेपर्दा कर गया। आहिल। उसकी चीख फायर की आवाज़ से भी ज़्यादा दिलखराश थी। आहिल। गोली उसकी दाएं पिंडली पर लगी थी। वो पूरे कद से ज़मीन बोस हो चुका था। अंधेरा उसकी आंखों के आगे छाने लगा। वो वाकई एक कमज़ोर और कम हिम्मत शख्स था।
एक पुलिस ऑफिसर का एक गोली पर ढेर होना ताज्जुब की बात थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, गोली हम निकाल चुके हैं। कुछ वक्त दरकार होगा इन्हें फिर से अपने कदमों पर चलने को। डॉक्टर ने इसरार साहब के परेशान चेहरे की जानिब देखकर मुख्तसरन कहा। कितना वक्त डॉक्टर? प्लीज, अगर कोई खतरे की बात है तो अभी बता दे। इसरार साहब के लहजे में मायूसी की झलक नुमाया थी। कॉरिडोर में खड़े तमाम अफराद दादो, नीलम, इब्रार साहब, आलिया, रयान डॉक्टर और असरार साहब की तरफ मुतवज्जा थे। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। गोली गोश में लगी थी, रुख मोड़ने की वजह से हड्डी मुतासिर नहीं हुई। आपको शुक्र अदा करना चाहिए। इस बार डॉक्टर पेशेवराना मुस्कुराहट से नवाज सा निकल गया। या इलाही तेरा शुक्र। आलिया बेगम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए बुलंद आवाज में कहा था। सबके चेहरों पर मौजूद परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। चूंकि पुलिस के साथ तो एसपी वहाँ जाए थे। पहले तो आहिल के हाईवे जाने पर पासपुर्स की गई। सर, मुझे इत्तला मिली थी कि N25 से शाम के वक्त 80 से लेस ट्रक गुजरने वाले हैं। तभी मैं वहां गया था और मुझे लगता है कि मैं सोची समझी साजिश का शिकार हुआ हूँ। आहिल ने हमवार लहजे में बात मुकम्मल की। आपको हाईवे पुलिस की ड्यूटी पर शक था क्या? एसपी का लहजा काटदार था। नो सर। आहिल का सर झुक गया। उसको रूम में शिफ्ट किया गया था। वहीं पूछगिछ जारी थी। फिर बगैर इत्तला के जाने की वजह? सॉरी सर। वो शर्मिंदगी से बोला। मिस नीलम इब्रार को बुलाओ। एएसपी वहाँ से हवलदार को हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद नीलम घबराती हाथ मसलती अंदर दाखिल हुई। झूठ बोलना उसके लिए एक मुश्किल मरहला था। एसपी वहाज की नज़रें हुसन के पेकर पर जम सी गई। जब वो इतनी बिगड़ी हालत में भी इतनी पुरकशिश लग सकती थी तो संघार में तो कयामत की अदा लगनी थी। एसपी वहाज की नज़रें नीलम पर महसूस कर कि आहिल ने सबकी कड़ी मंजिलें देखी थी। आइए मिस नीलम। एसपी वहाज ने उसे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। आर यू ओके? नीलम को जज्बा होते देखकर एसपी वहाज ने गहरी नजरों से तकते कहा। वह स्वाद में सहिल आ गई। आपने एसपी आहिल को ही क्यों बुलाया, अपने वालिद को क्यों नहीं? एसपी वहाज के सवाल पर नीलम गड़बड़ा गई। वो बाबा इस टाइम सेंटर में होते हैं तभी। क्या आपने फायर करने वाले शख्स को देखा था? एसपी वहाज के सवाल पर चुप करके एक शिबिया नीलम इब्रार की सब्सकांच में आज समाई थी। हो ना हो हमला उसी जंगजू ने किया है। मगर वो तो जा चुका था। वो अपने दिमाग से उलझ रही थी जब एसपी वहाज की आवाज़ उसे वापस हाल में खींचा। नहीं, हमने किसी को नहीं देखा था। जब आहिल को गोली लगी तो हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आया और फिर जब थोड़े आवाज़ सिखाने आए तो उनके सेलफोन से ही जो पहला नंबर नजर आया उस पर रब्ता कर लिया। फिर पुलिस के चंद अफराद ही हमारे साथ उन्हें हॉस्पिटल ले आए। इस बार वो तफसील से कह रही थी। ऐसी वाजिद 2-3 बेतुके सवाल करते उसे नजरों की सद में रखा और फिर आहिल के सुख चेहरे की तरफ देखते गेट वेल सून कह कर चलते गए। इब्रार साहब अंदर दाखिल हुए। बाबा, आप कहाँ गए थे? दोपहर में घर क्यों नहीं आए थे? अब जब मौका मिला था तो वो सवाल कर गई। चुप कर जा। तू सब तेरी वजह से हुआ है। किससे कहा था तुझे सैर सपाटे करने को निकल, वो भी कराची के आखिरी कोने पर? दादो अंदर आती गुस्से से बोली। नीलम बेटा, आपने अच्छा नहीं किया। इब्रार साहब शिकस्ता लहजे में बोले। सॉरी बाबा, आपकी गुड़िया आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सोफे से उठकर आहिल के बेड के किनारे पर खड़े इब्रार साहब के शाने से लग गई। उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि कॉलेज से निकलते उन्हें क्लोरोफॉर्म से भीगे रुमाल की मदद से बेहोश करके जाने कहाँ ले जाया गया था और शाम 6 बजे के करीब घर से कुछ दूर सुनसान सड़क पर उतार दिया था। इसरार साहब, आलिया बेगम, रयान, सबका रवैया नीलम के साथ नहायत अजनबी सा था। वो सब नीलम को इस वाक़े का कसूरवार गर्दान रहे थे। 2 माह बाद डेक, एएसपी आहिल बिस्तर से उठा है कि नहीं? मिनाज इसहाक सफ़ेद रंग के पात गाउन में मलबूस सॉफ्ट स्लीपर से पैरों को आज़ाद करते ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते बोला। टेक काफ़ी फासले पर पड़े एक सोफे पर परचुमान लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। घर पर ही है। उससे आइल का सेल नंबर डालकर उसकी लोकेशन फाइंड की। जिस दिन वो बाहर निकलेगा मेरे हाथों बचेगा नहीं। एमाज से दांत पीसे हल्की हल्की बड़ी शेव पर हाथ फेरते वो किसी सोच के तहत पलटा था। जब तुमने ट्रकों के जाने से 10 मिनट पहले आहिल को कॉल की थी तब तो वो वहीं था, फिर अचानक कैसे गायब हो गया? एमाज से ड्रेसिंग मिरर के किनारे पर हाथ टिकाते कहा था जबकि चेहरा टेक की जानिब था। सर, उसकी मंगेतर घर से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि वो चौकंडी के कब्रिस्तान पर है और जब वो वहां पहुंचा तो किसी ने उस पर फायर कर दिया। टेक ने फिर से इतला दी। मुझे क्यों लगता है कि ये सब प्लान था। कोई है जो फिर से नकब लगा चुका है, अंदर घुस आया है या फिर घुसा दिया है।
एमाज से पुरयकीन लहजे में कहा। सर, शेरदिल को तो फरार करा दिया और ड्राइवर्स की फैमिलीज को भी पैसे भिजवा दिए हैं और ये इत्तला उन्हें जेल में भी पहुंचा दी है। टेक ने कहा। सही है, मुझे उन ड्राइवर्स से कोई खतरा लायक नहीं है। मसला असले का है। जो इतना सारा नुकसान हुआ उसका मसला है। मंशियात की स्मगलिंग में तो कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। एमाज से दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाईं हथेली पर मारा। ईगल बहुत शातिर इंसान है। मैं तो कहता हूँ अब उस पर मुकम्मल एतमाद करके उसे अपने अंडर ले लेना चाहिए। टेक ने मिनहाज को एक नई राह दिखाई। सोच लो, तुम्हारी जगह ना जली जाए। हल्का सा तबस्सुम उभरा था उसके दिलकश चेहरे पर, जिससे मिरर में उभरते उसके अक्स को देखते टेक भी देख चुका था। 8-10 सालों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। टेक पुरयकीन था। लेट्स सी। ओके, तो फिर ब्लास्ट के लिए जो लड़का चूज करना है वो ईगल ही क्यों ना कर ले। डेक की बात पर हेयर ब्रश करते एमाज से ब्रश पटका। इस राज में तुम्हारे अलावा कोई शरीक नहीं होगा। वो सख्ती से बोला। काम वो सारे प्रॉपर करता है। पेमेंट भी पूरी आती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी से रसाई हासिल कर चुका है। हाईवे से ट्रक ले गया। और क्या चाहिए, फायदा ही फायदा है इसे इन्वॉल्व करने में। वरना शेरदिल। डेक और ईगल की गहरी दोस्ती रंग ला रही थी। शेरदिल नहीं, ईगल ठीक रहेगा। मीनाज ने फैसला कुन अंदाज से कहा तो टेक सरशार सा मुस्कुरा दिया। ये ईगल की एक तरह से प्रमोशन थी। हफ्ते बाद की तारीख है। नीलम ने एडमिट कार्ड देखते कहा। एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसी है? साइका ने नोट्स बिखेरे रफ से हुले में बैठी नीलम से कहा। तैयारी तो कर ली है, फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ली है, तो कुछ हुआ है, वरना दादू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें घर बैठा के रखने में। वो तलहीस से बोली। जैसे तैसे टेंशन में उससे पेपर दिए थे ये वही जानती थी, मगर चूंकि अब मामला काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था और उस गुमनाम की फिर कॉल भी नहीं आई, न कोई और रब्ता, तभी वो रिलैक्स थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी। जब वो वापस घर आई थी तो उसके रूम से उसका सेलफोन गायब था। आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई, किसी को मालूम ना हुआ। छोड़ो, जिससे पढ़ना होता है वो घर पर भी पढ़ लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सेंटर ज्वाइन करना अब फ़र्ज तो नहीं है। साइका ने बात चुटकियों में उड़ाई। नीलम करती फिर नोट्स पर झुक गई। अजीब सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर अब जन्म लेने लगा था। दादों से वो बहुत खार खाने लगी थी। उनकी पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। इब्रार साहब भी कान लपेटे हुए थे। उन्हें आहिल की फिक्र लाहक हो गई थी। छोटी ईद के बाद निकाह का तय हुआ था। अगर आहिल ठीक ना हो सका तो इनकार कैसे करेंगे? टाइगर से उसकी मुलाकात इन 2 महीनों में एक बार भी ना हो सकी थी। हाँ, 1-2 बार छत पर नजर आया, मगर फिर नज़रअंदाज करता निकल गया। लेकिन वो रास्ता बदलने वाली नहीं थी। बहुत कोशिश की कि उससे बात कर सके, मगर वो तो उसके साइज से भी दूर भागता था। मगर वो तो उसके ही दर की होके रह गई थी। इश्क था, दिल लगी होती तो कब की दर बदल चुकी होती। इश्क में भिखारी बनने से अच्छा है फ़कीर बन जाओ। भिखारी तो दर दर भटकता है, हर दर पर उसका सर झुकता है, मगर फ़कीर उसका एक ही दर होता है। भले वो वहाँ से खाली दामन रह जाए या झिड़कियाँ खाए, वो दर नहीं बदलता। उसका सर बस एक ही दर पर झुकता है। उसकी झोली बस एक ही की इनायत की मुंतज़िर रहती है। नीलम की ज़िंदगी में पहली पहेली वो अरबी नस्मों गज़लों वाले ख्वाब थे, तो दूसरी पहेली ये नौजवान। कभी-कभी ज़हन के खाली पर्दे पर वो नशीली आंखें चिपक जाती, तो साथ ही बदनामी का खौफ उसके अंदर सर उठाने लगता। गुड़िया, दादू के सामने टेस्ट की बात मत करना, वरना एक और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। साइका के कहने पर उससे फ़क्त अस्वाद में सह हिलाया था। अरे हम जा कहाँ रहा है यारा, ये तो बता। ईगल ने सिगरेट का कश लेते धुआं जीप की विंडो से बाहर छोड़ दिखा। जन्नत की तमन्नाई लोगों की दुनिया में। डेक ने टर्न लेते स्टीयरिंग घुमाया। जीप अब ऊंची नीची कच्ची सतह पर डोल रही थी, मगर डेक की गिरफ्त मजबूत और पुरस्मात थी। नीली आंखों में कहीं भी कम हिम्मती नजर न आती थी। ऐसा लग रहा है हम कराची से बाहर आ गया हो जैसे। उससे रुमाल को और कस के बांध लिया। घुंघराले लंबे बाल कंधों पर और पीछे सेट किए उभरती नसों वाले मजबूत बाजू कुर्ते की फोल्डेड स्लीव से झांकते काफी भले लग रहे थे। यही समझ लो कराची का आखिरी कोना हो जैसे ये जगह। टेक ने स्पीड बढ़ा दी। अजीब देहाती मंजर पेश करता इलाका था। कम ऑन। टेक ने जीप एक पसमंदा इलाके में रोकते उतरते हुए उससे कहा था। वो भी ना समझी से उसकी पैरवी करता आगे बढ़ने लगा। डेक अब एक पक्की लाल ईंटों के मकान में घुस गया था। ईगल भी उसके पीछे ही था। अंदर से आप फॉर्म 2-3 तड़ंगे आदमी बड़े बड़े लकड़ी के डंडे उठाए वर्जिश करने में मसरूफ थे।
टेक को देखकर उनकी बातचीत चढ़ गई। सलाम, सलाम। वो ऊंचा ऊंचा एक कोर्स से बोले। टेक मुस्कुराते हुए हाथ सर तक ले जाते उनके सलाम का जवाब देते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वाइट चॉकर्स पहने वो तेजी से कॉलेज बॉय की तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शायद वो बहुत खुश था। ईगल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया। कम ऑन यार। टेक ने उसे तेजी से खींचकर अपने बराबर किया था। ईगल ने वहां दिल दिला देने वाला मंजर देखा था। एक से बढ़कर एक खौफजदा कर देने वाला मंजर। वो बहुत खुली जगह थी। सहन सा था। वो भी सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर ही खड़ा था जब उससे सामने बैठे लड़के को देखा। 14 साल वो लड़का तेज सार छुरे से अपने बाजू पर नक्शो निगार बना रहा था। खून बह बहकर ईंटों के फर्श को तर कर रहा था। मगर ना उसे परवाह थी न किसी और को। वहां मौजूद सभी लोग कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। अचानक उसकी नजर सामने उठी तो गोया जम सी गई। वो कोई 15 इंच का चौड़ा और 6.5 फुट का ऊंचा पिंजरा था जिसके अंदर नन्हे नन्हे मुख्तलिफ रंग के चूजे इंसानी शक्ल में मौजूद लगभग कोई 19-20 साल दरिंदे से भाग रहे थे। उस पिंजरे में उन चूजों के साथ ही कैद था और अपने नंगे पैरों से उन्हें कुचले जा रहा था भरपूर ताकत से। तब तक उस मासूम नन्हे से रुई के परों वाले चूसे को मसलता रहता जब तक उससे अपने तलवों पर खून की नमी का एहसास न हो जाता और हर कामयाबी पर वो नारा लगाता, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। उसकी नज़र बाईं जानिब गई तो वहाँ का मंजर उससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक था। एक नौजवान सफ़ेद नरम मगर मोटे फर और नीली आंखों वाली बिल्ली जिसे देखकर ही दिल कुता जाए को गर्दन से दबोचे हुए था। एक पैर उसके पेट पर रखकर उसका मुंह अपनी जानिब कर रखा था और उसकी नीली गोल गोल आंखों में लोहे की बारीक तार गाड़ रहा था। वो बिलबिला रही थी, तड़प रही थी नौजवान की गिरफ्त से निकलने को। मगर स्याह दाढ़ी और घनी मूंछों वाला नौजवान चेहरे पर सख्ती लिए नुकीले तार मुकम्मल ताकत स्वरूप करके सफ़ेद पर्शियन बिल्ली की आंखों में धुसाए जा रहा था और कह रहा था, मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत मेरी है। क्या जन्नत इस तरह हासिल की जाती है? ईगल ने बेख्तियार झुर्री ली। क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? क्या ये मुसलमान हैं? क्या इन्हें दीन इस्लाम का इल्म नहीं? सवालात का एक जम्मे का फेर था जो ईगल के ऊपर सवार हो चुका था। डेक इस सब से बेखबर था। ये सब उसके लिए मामूल था, कुछ नया नहीं था। चलो आओ देखते हैं कि जामिया में होने वाले एंट्री टेस्ट में ब्लास्ट के लिए कौन खुशनसीब चुना जाता है। डेक ने कहते साथ उसे बाजू से थामा और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए जहां एक कमरे में बहुत से कम उम्र टीनेज के लड़के कुर्ता शलवार में मलबूस थे। उन्होंने चेहरों पर दाढ़ियां सजा रखी थी। किसे चाहिए जन्नत? डेक के नारे पर वहां मौजूद हर शख्स चिल्लाया, मुझे मुझे। ईगल को लगा वो सब नफसियाती हैं या पागल हो चुके हैं। एक आम इंसान भी जन्नत की हकीकत जानता है, उसे हासिल करने के असूल जानता है। फिर ये मजहबी लबादा उड़े दीन से इतने अनजान कैसे हो सकते हैं? चलो ईगल, तुम बताओ इस साल किसे मौका दिया जाए? डेक की आवाज़ पर वो तेजी से हकीकत की दुनिया में वापस लौटा था। उसे अब भी ये सब ख्वाब ही लग रहा था। उससे देखा वहाँ मौजूद ज़्यादातर नौजवान 17 से 22 साल की उम्र के थे। उससे खुद को कंपोज करते एक 17 साल लड़की की तरफ इशारा किया। कत्थई रंग का कुर्ता और अपने साइज से बड़ी सफ़ेद रंग की शलवार पहने, 2 इंच बड़े बालों की दाढ़ी और घनी मूंछों में वो बहुत मस्वी दिख रहा था। इन दहशतगर्दों के इस रूप की बिना पर ही तो सारी दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। ए लड़के, इधर आओ। 40 साल स्याफाम शख्स सख्ती से बोला तो लड़का रोबोट की तरह चलता उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है तुम कितने खुशनसीब हो? अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के लिए चुन लिया है, बशर्ते कि तुम उसके नाफरमान लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दो। क्या तुम जन्नत में जाने को तैयार हो? उस शख्स का एक हाथ लड़के के कंधे पर धरा था और वो कुछ झुककर मध्यम ठहरे ठहरे अंदाज से बोल रहा था। जन्नत हमारा है। लड़के ने पूरी बात सुनने के बाद सर उठाए मजबूत लहजे में कहा। स्याफाम शख्स ने एक तरफ देखा। एक हफ्ते बाद कैफे के सामने वाली जामिया में एंट्री टेस्ट है। तकरीबन 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे। इसे तैयार रखना, उस दिन के लिए कोई गलती ना हो पाए। डन है, पैसा भेज दो, काम में कोई शिकायत नहीं होगी। आदमी वसोक से बोला। डेक ने डील डन के अंदाज में हाथ मिलाया और उससे साथ लिए नीचे आ गया। वो जीप में बैठ चुके थे। आधा रास्ता गुजर चुका था मगर ईगल कुछ ना बोला तो डेक को तशवीश ने घेरा। ईगल, सब ठीक है ना भाई? उससे ईगल की तरफ देखते पूछा। यार ये बंदा लोग कितना अजीब था। जहां तुम हमको लेकर गया
ईगल ने साफ गोई से कहा। तुम अभी नए हो ना, इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा है, मगर जल्द ही तुम भी आदी हो जाओगे इन लोगों के इस अजीबोगरीब रवैये के। डेक का लहजा नॉर्मल था। मगर क्या इन लोगों को नहीं पता जन्नत का हकीकत? ईगल हल्के से डेक की जाने मुड़ा था। पता थी, जब तक ये अपने घरों में महफूज थे। जैसे ही बाहर निकले और इनकी चाल में फंस गए, सब फरामोश कर गए। ये लोग इनकी तरबियत ही ऐसी कर देते हैं कि वो बेहिस हो जाते हैं, इनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। इतने मासूम और खूबसूरत जानवरों को मारते भी उन्हें अफसोस नहीं होता, नदामत नहीं होती। और जिस्म के साथ बम बांधकर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां छीनने वाला उन लोगों की नज़र में शहीद होता है और जन्नत का हकदार। डेक की तफसीलन बताने पर ईगल की हैरत मजीद बढ़ गई। क्या लोग है भला, दूसरों को मारने से भी कोई जन्नत में जाता है? ईगल की बड़बड़ाहट काफी ऊंची थी। तुम मुसलमान हो, तुम्हें पता होगा। मुझे इन लोगों के बारे में जो पता था बता दिया। एनीवेज, खत्म करो ये फजूल मौजू। डेक ने गेड़ लगाते नाकावारी से कहा तो ईगल खामोश हो गया और डेक उससे बम ब्लास्ट का प्लान समझाने लगा।